ज्ञानदायिनी मां शारदा के चरणों में कोटि कोटि नमन। शिक्षा के एक मानक को स्थापित करने वाले हम जिनकी परिकल्पना को साक्षात होते हुए इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से अनुभूत करते हैं, ऐसे महामना मालवीय जी की पुण्य स्मृति को सादर नमन। अपनी इस गोष्ठी के अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी, काशी विद्वत परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र पांडे जी, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके डायरेक्टर जनरल और इस समग्र रचना के सूत्रधार प्रोफेसर अनिल कुमार कोठारी जी, काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी, अपने इस वैदिक विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर और इस गोष्ठी के समन्वयक प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, इस गोष्ठी में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वजन, शोधार्थी छात्रों, भाइयों बहनों, इस विषय की जब चर्चा प्रारंभ हुई थी, महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम, उसका भी एक संदर्भ है। एक कार्यक्रम में हम सब लोग विज्ञान भारती की एक रचना का विषय बैठा हुआ था और उस कार्यक्रम में अलग अलग विषयों को लेकर के जो विज्ञान भारती की गतिविधियां चलती हैं उसकी चर्चाएं हो रही थी। तो हम सब लोग जिनसे परिचित हैं और जिनका केवल शिक्षा नहीं तो जिस स्वदेशी साइंस की बात विज्ञान भारती करती है, वैदिक संस्कृति के आधार पर विज्ञान की संपूर्ण उस रचना को केवल काल्पनिक बातों से नहीं, केवल तथ्यात्मक विषयों से नहीं, तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हम उसको प्रमाण करने का जो प्रयास करते हैं विज्ञान भारती के माध्यम से, उन विषयों की समग्रता के मूल में आदरणीय सुरेश कुमार सोनी जी, तो सुरेश सोनी जी का बहुत एक बड़ा योगदान रहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह ऐसा उनके पास लंबे समय तक दायित्व रहा और आजकल अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य इस प्रकार से उनके पास दायित्व है। तो वहां चर्चाओं में से ये विषय निकला और मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा IKS जो केंद्र के शिक्षा मंत्रालय का विषय है, अभी NEP की चर्चा आ रही थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में किस प्रकार से विषयों को एक प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग को लेकर के कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना, इन विषयों की चर्चा भी भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से उसमें से निकली। तो कुल मिलाकर के सबकी चर्चाओं में से ये विषय आया। भारतीय काल गणना, जब इसकी हम लोग बात करते हैं तो काल गणना यानी क्या? काल तो एक निरंतर प्रवाह है, चलने वाली एक गति है, परंतु गणनाओं के पीछे का वो केवल अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऐसा नहीं है। तो जिस सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसी युगाब्द की, मनवंतर की और हमारी दैनंदिन तिथि मिति की जब बात आती है तो रामनवमी कब आएगी, कृष्ण जन्माष्टमी कब आएगी, इस सब का एक कैलकुलेशन है, एक मेथड है, एक पद्धति है।
और वो पद्धति का आधार क्या है? तो समय की रचना का जो प्रवाह है ये पद्धति का आधार है। तो समय की रचना कैसे बनती है? तो समय की रचना सूर्य के परिभ्रमण, सौरमंडल का जो परिभ्रमण होता है उसके अनुसार जो कैलकुलेशन का मेथड है उसमें से समय की रचना बनती है। अब वो मापन के लिए नक्षत्रों का विषय आता है, मापन के लिए पृथ्वी का जो एक सांदर्भिक जो पृष्ठ है वो सूर्य के समकक्ष आता है। तो समय की रचना और रचना के आधार पर उसका पैमाना तैयार करना। वराहमिहिर की पुस्तक पढ़िए, खगोलविद के नाते से जिन्होंने जिन जिन वैज्ञानिकों ने हम सबको विषय वस्तु दी है उनकी उन अनुभूतियों का अवलोकन करेंगे तो ध्यान में आता है कि वो पूरे का पूरा विषय जो पूर्व के काल में जो घटित हो रहा है। मैं कभी कभी अपने मित्रों से चर्चा करता हूं कि काल को चक्र क्यों कहा गया, काल चक्र ऐसा बोलते हैं ना। तो चक्र का मतलब होता है कि जो चीज रिपीट होती है, आवृत्ति होती है, वो चक्र है। यानी जो घटित होने वाला समय की जो एक परिभ्रमण है, इस परिभ्रमण में घटित होने वाले चक्र का जो संदर्भ है वो उस काल की मेथोडोलॉजी के अनुसार समझ में आता है। तो इसका कोई एक साइंटिफिक एविडेंस है क्या? इसकी कोई विज्ञान पद्धति है क्या? कब सूर्य ग्रहण आएगा, कब चंद्र ग्रहण जाएगा, वो कौन से स्थान पर कितना दिखाई देगा, किस किस समय में किस किस प्रकार के प्रकाश का उसके ऊपर प्रतिबिंब होगा, ये सब चीजें केवल ये बता देने से कि रात के 12 बजे तारीख बदल जाती है तो उसका कोई साइंटिफिक पक्ष नहीं समझ में आता। रात के 12 बजे ही तारीख क्यों बदलना? इसका कोई विज्ञान सम्मत पद। रात अगर गर्मी का समय है तो सूर्यास्त कितने विलंब से हो रहा है, सूर्योदय कितने अर्ली हो रहा है। सर्दी का समय है तो सूर्योदय और सूर्यास्त बहुत विलंब से होता है, परंतु उसमें भी रात में ही 12 बजे तारीख क्यों बदलनी चाहिए? तो उसका कोई एक साइंटिफिक पद्धति, कोई विज्ञान सम्मत पद्धति उसमें से दृष्टिगोचर नहीं होती। अपने जो भारतीय पद्धति है कालगणना की, उसमें जितने भी प्रकार की तिथि मिति की बातें आती हैं, कौन सी तिथि घट गई है, कौन सी बढ़ गई है, कब कितने कालखंड तक कौन सी तिथि रहेगी, ये पूरा नक्षत्रों के परिभ्रमण के आधार पर जो उसकी गणना का एक मेथड है, उस मेथड को लेकर के वो चीजें दृष्टिगोचर होती हैं। मुझे ऐसा बताया गया कि पंचांग की रचना करने वाले काशी पंचांग के आप कुछ विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, वो इस बात को जरा और गहराई से इसका अध्ययन करते होंगे। तो पंचांग की रचना करते समय भी आज के 5000 साल बाद या आज के 2000 साल पहले भी कब किस समय कौन सी तिथि किस रूप में रही है और उसमें नक्षत्रों का स्थान कैसा रहा होगा, वो आज कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये इसका मतलब हो गया कि ये 2000 साल पहले की बात हो या 5000 साल बाद की बात हो, उस चीज को एक विज्ञान सम्मत पद्धति से जब हम निश्चितीकरण कर सकते हैं, उसको एक अनुभूति के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं, गणनाएं कर सकते हैं, इसका मतलब ये शाश्वत है। अभी सत्य के बारे में बात हो रही थी, तो सत्य का मतलब ही शाश्वत है, जो प्रूव्ड है। सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, सत्य तो ऑलरेडी प्रमाणित है, प्रूव्ड है। तो विज्ञान भी उसी बात को स्वीकार करता है कि जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, ऑलरेडी पूर्व में ही जो विद्यमान है और जिसकी अनुभूति संपूर्ण सृष्टि की रचनाओं के आधार पर होती है। मैं अभी हमारे वैदिक आधार पर कुछ दवाओं पर कुछ काम प्रारंभ किया विज्ञान भारती ने। जो वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन बोल करके हमारा एक डायमेंशन है, एक आयाम है। तो अभी एक चर्चा हो रही थी, तो उसमें से एक व्यक्ति ने, हमारे उस वैद्य जी ने एक विषय खड़ा किया कि हनुमान जी महाराज को जब संजीवनी लाने के लिए कहा गया तो सूर्योदय के पहले लेकर के आना, ऐसी कंडीशन क्यों लगाई गई? तो इसके दो मापन वैद्य जी ने अपनी कैलकुलेशन के आधार पर जो बताया कि संजीवनी की जो प्रकृति है, हम विज्ञान जगत के अंदर वनस्पति के साथ में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को ग्रहण, ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन मॉलिक्यूल्स को विभक्त करने की जब बात करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया विज्ञान की भाषा में जो होती है, तो संजीवनी का जो प्रभाव है
सूर्य के संश्लेषण के कारण से उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो धीरे धीरे न्यूनतम होती जाती है। इसलिए सूर्य के उदय होने से पहले अगर वो जड़ी आएगी तो उसका प्रभाव लक्ष्मण जी के प्राण रक्षा के लिए हो सकता है। दूसरा उन्होंने जो कैलकुलेशन बताया, किसी एक ग्रंथ का संदर्भ दे करके धन्वंतरी जी के किसी एक श्लोक का, मैं मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी हूं तो संस्कृत के जरा श्लोक मुझे कम याद रहते हैं, तो उन्होंने उस श्लोक के आधार पर उसका एक विश्लेषण किया कि उस संजीवनी का प्रभाव, यानी अगर किसी पत्ते को हम किसी उससे अगर तोड़ते हैं, पौधे से अगर अलग करते हैं, तो उसकी जो मेडिकल वैल्यूज हैं वो कितनी देर तक विद्यमान रहेंगी, ये उसमें उसके उस गुणों के आधार पर परिभाषित होता है। और संजीवनी का प्रभाव वो 3 घंटे से 5 घंटे तक रहता है। उतने समय में अगर उसका सेवन नहीं किया तो उसका जो परिणाम है वो शून्य हो जाएगा। यानी हमारे यहाँ चाहे वो रामायण कालखंड के अंदर घटित होने वाली उस आयुर्वेद पद्धति से उस संजीवनी बूटी के समय के मापन की बात आए, या उसके गुणों के आधार पर कितने घटी तक ये इसका परिणाम रहेगा, अर्थात समय के मापन की प्रक्रिया ये अनादिकाल से चली आ रही है। तो इस पद्धति का समाजव्यापी जो प्रभाव चाहिए वो कैसे बने। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस समय के मापन की वैज्ञानिक पद्धति लाखों वर्षों से हमारे समाज में विद्यमान रही है, उसकी स्थापना करना, उसकी स्वीकारोक्ति बनाना, और उसकी स्वीकारोक्ति के साथ साथ हमारे दैनंदिन जीवन में तो है, हम चाहे विवाह का मुहूर्त देखें या और किसी प्रकार के गृह प्रवेश का मुहूर्त, ये वो मुहूर्त क्या है, मुहूर्त भी तो उस कालगणना के आधार पर घटित होने वाले घटनाक्रम का ही एक प्रतिफल है। तो ये जो हमारे दैनंदिन जीवन में है वो विज्ञान सम्मत पद्धति से वैज्ञानिक आधार के ऊपर इसको लेकर के ये शिक्षा के संपूर्ण रचना का पार्ट कैसे बने, इस परिकल्पना को लेकर के महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम, महाकाल जो समय का स्वामी है, उस की रचना को ध्यान में रख करके इस गोष्ठी का आयोजन, जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 3, 4, 5 अप्रैल में होने वाला है, उसकी रचना बनाई गई थी। 90s में मुझे ध्यान में है कि श्री हरिभाऊ वाकणकर जी, उनके साथ में हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते से बैठा करते थे, कुछ चर्चाएं करते थे, और उस समय वो कहते थे कि इतने वर्षों के पृथ्वी के अपने अक्ष के आधार पर रोटेशन के कारण से ये जो डायमेंशन है ये स्थान चेंज हुआ है। और वो डायमेंशन कहाँ हुआ है, तो उन्होंने अपने मापन करते हुए बताया कि पृथ्वी की रचना के इतने करोड़ वर्ष हो गए हैं, और इसके कारण से पृथ्वी जो इस एंगल को ऊपर परिभ्रमण करती है तो टूवर्ड्स डोंगला, और वहां से 22 किलोमीटर दूर के बाद जाने के बाद में उस डोंगला में उन्होंने उस स्थान को चिन्हित किया जहां आज भी 21 जून और 22 दिसंबर को मैक्सिमम और मिनिमम शेडो बनती है। आप जून के उस 21 जून को जाएंगे तो वहां सूर्य का जो 12:28 पर ठीक उसकी शेडो 0 हो जाती है। और अगर 22 दिसंबर को जाएंगे तो जिस दक्षिणायन और उत्तरायण की बात हमारे ग्रंथों में कही गई है कि जो उस दक्षिणायन के परिवेश के अंदर, यानी टूवर्ड्स जो साउथ डायरेक्शन है, उस दिशा में 12:28 पर सूर्य की सबसे अधिक प्रतिछाया बनती है, सबसे अधिक उसकी शेडो तैयार होती है। वो मैक्सिमम और मिनिमम, यानी समय की काल गणना का जो महाकाल की जो बात आती है, उस महाकाल की रचना के आधार पर आज भी साइंटिफिक प्रूव करने का विषय, इसीलिए वहां एक वेदशाला बनाई गई, नक्षत्रशाला बनाई गई, और धीरे 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 इस विषय को अंतरराष्ट्रीय मंच पर, ये जो भारतीय दृष्टि है काल गणना की, जिसके आधार पर तिथि मिति और बाकी के सब चीजों की रचनाएं बनती हैं, इसको साइंटिफिक प्रोसेस में एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। और विश्व के स्तर पर इस भारतीय मेथड ऑफ जो टाइम है, इस मेथड को, इस पद्धति को हम कैसे स्थापित करें, इस पृष्ठभूमि को लेकर के इस संपूर्ण ये जो 3 दिन का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार उज्जैन डोंगला में होने वाला है, इसका ये जो पृष्ठभूमि है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उस कल्पना के आधार पर
भारत के 5-6 स्थानों पर प्री सेमिनार ऐसा गोष्ठियां आयोजित की गई और अपने काशी में आज जो ये गोष्ठी आयोजित हो रही है, उसके पीछे भी जो अवधारणा है, उसके पीछे की भी जो मंशा है, उसके पीछे का भी जो दृष्टि है, वो उसी को ध्यान में रख करके ये आयोजित की गई है। अभी बहुत से विद्वानों ने अपने विषय के आधार पर, आदरणीय पांडे जी ने भी अपने कई ग्रंथों का संदर्भ देते हुए, अमित जी ने अपना विषय अपने शोधार्थी के नाते से विषय का प्रस्तुतिकरण किया। तो सभी के द्वारा जो विषय रखा जा रहा है, वो शास्त्रोक्त पद्धति से हमारे सामने, हमारे शास्त्रों में इन सभी की रचनाओं का क्या मेथड रहा है, वो है विज्ञान भारती और मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। ये आज के जो जो साइंटिफिक मेथड है, वो उस पद्धति से उसका मापन करते हुए, यानी शास्त्रोक्त पद्धति से चला आ रहा हजारों वर्षों का हमारा जो पद्धति है, और विज्ञान सम्मत पद्धति में जो खगोलीय, जिस एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, जिस खगोलीय विद्या की बात करते हैं, जिस एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं, उन सभी विषयों का समावेश करते हुए दोनों विलोम नहीं है। कई बार चर्चा आती है, विज्ञान की बात करते हैं तो अध्यात्म ये लगता है कि थोड़ा दूर जा रहा है, हम अध्यात्म की बात करते हैं तो ये अनसाइंटिफिक प्रोसेस है, इसकी चर्चाएं आती हैं। मैं कई बार मजाक मजाक में अपने मित्रों से पूछा करता हूं कि मैं तुलसीदास जी ने मानस के अंत में जो रामायण की आरती लिखी है, उसमें लिखा है वाल्मीकि विज्ञान विशारद। तो वाल्मीकि किसके थे? फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री के थे, किसके थे? एस्ट्रोफिजिक्स के थे, किसके थे? विज्ञान विशारद का तात्पर्य यही है कि ये जो आध्यात्मिक ग्रंथों से हजारों वर्षों की अनुभूत युक्त साधना के आधार पर जो ऋषि मुनियों ने ग्रंथों की रचना की है, वो उसका एक प्रमाण है। विज्ञान विशारद का तात्पर्य वो अनुभूति है। उस अनुभूति को वाल्मीकि जी के कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने संदर्भित किया है। तो विज्ञान भारती उस अध्यात्म और विज्ञान का एक जो संपुष्ट है, एक समावेश है, उसको लेकर के इस महाकाल जो मास्टर ऑफ टाइम, इस परिकल्पना को लेकर के हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का हेतु यही है कि विज्ञान सम्मत पद्धति से हमारे शास्त्रोक्त पद्धतियों में जो दिए हुए हजारों वर्षों की साधना के आधार पर दिए हुए जो श्लोक हैं, जो दृष्टांत हैं, उनको आज के इस मॉडर्न साइंस के आधार पर, आधुनिक विज्ञान के आधार पर हम समाज के सामने लाएंगे। एक लगभग 7-8 देशों के अच्छे एक्सपर्ट्स उसमें आने स्वीकार्य हो गया है। 12-13 देशों के साथ में उनकी चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि उस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में इस विषयों के जानकार उस स्थान पर रहेंगे, विविध प्रकार के विषयों की चर्चाएं होंगी, और धीरे धीरे ये चर्चा का विषय जितना सघन होता जाएगा, उतना ही प्रामाणिकता के आधार पर हम इस विषय को विज्ञान सम्मत पद्धति से लेकर के उस समाज रचना में स्थापित कर पाएंगे। इस परिकल्पना के साथ में बाबा विश्वनाथ की नगरी के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बाबा विश्वनाथ का स्नेह और आशीर्वाद हम सबके साथ में है, तो अवश्य हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।